नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, खबर रुड़की से है, जहां जीवन दीप सेवा न्यास द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह धामी उपस्थित रहे। आपको बता दें, कार्यक्रम में सीएम धामी ने मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। उन्होंने जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज से भी आशीर्वाद लिया। सीएम धामी ने कहा कि वो संस्कृति और सनातन मूल्यों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और प्रदेश में साधु संतों की सेवा को भी अपनी प्राथमिकता बनाएंगे। कार्यक्रम में साधु संतों और समाज के अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने सीएम की उपस्थिति में संतोष व्यक्त किया और उनके प्रयासों को सराहा। आपको बता दें, ये कार्यक्रम एक बार फिर ये दिखाता है कि मुख्यमंत्री धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन में भाग लेकर जनता के साथ जुड़ाव बनाए रखने पर जोर दे रहे हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर मसूरी से है, जहां नगरपालिका बोर्ड की हालिया बैठक में शहर के विकास के 35 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें, इन प्रस्तावों से शहर में पर्यटन, स्वास्थ्य, ट्रैफिक, स्वच्छता सुधार में मदद मिलेगी। बैठक में सचिन गुहेर, अमित भट्ट और पवन थलवाल सहित कई सभासदों ने मसूरी के विकास के अहम मुद्दों पर जोर दिया। गरीबों के लिए छोटी दुकानों का निर्माण, शेल्टर और पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन, शहर में सुरक्षा कैमरे और नगरपालिका भूमि पर पेट्रोल पंपों का किराया बाजार दर पर तय करने के प्रस्ताव भी पास हुए। तो नगरपालिका बोर्ड ने विकास के 35 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। टाउन हॉल, सुरक्षा व्यवस्था में सुधार, गरीबों और स्थानीय कारोबारियों के लिए नई योजनाएं बनाई गई हैं। सही है कि जो भी बात हो पारदर्शिता से हो, और पारदर्शिता होना बहुत ज़रूरी है। चाहे हमारे माल रोड में चाहे वो कितना भी बड़ा सौंदर्यीकरण हुआ हो, पर अगर कोई चोटिल हो रहा है, कोई नुकसान हो रहा है, तो माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से लगातार आपने भी रिपोर्ट लगाई है उसमें कि लोगों का कितना चोट लग रही है। तो खुशखबरी आपके लिए और जनता के लिए यह है कि पीडब्ल्यूडी ने उसका एस्टीमेट बना दिया है और ऐसी जगह जहाँ पर लोग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं वहाँ से कोबल पत्थर हटाने का एस्टीमेट हो गया। जल्दी वहाँ पर पत्थर हटा के डामरीकरण कर दिया जाएगा। और रही जो आपने दूसरा मामला छप्पन कोट वाला उठाया, हमारे साथी सभासद थलवाल जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस मामले को उठाया और थलवाल जी द्वारा बहुत ही अच्छा पॉइंट रखा गया है कि अगर नगर पालिका के द्वारा किसी का कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई पालिका करेगी, पर उसमें भी पारदर्शिता होना बहुत ज़रूरी है। ये बात हमने रखी है। कुछ अन्य मुद्दे भी हैं जिसमें हमारे द्वारा विरोध कह सकते हैं, ऐसा भी नहीं कह सकते। जैसे नीचे पेट्रोल पंप वाला मामला था, उसमें हमारा कोई डायरेक्ट विरोध नहीं है, क्योंकि मसूरी में ऑलरेडी 2 ही पेट्रोल पंप है और सीज़न में हमारे को लगता है तीसरा भी होना चाहिए। उसमें हम तो कहते हैं उसमें भी हमारा सहयोग रहेगा, पर हमें पता चला है कि उसमें कोर्ट कचहरी की कार्रवाई चल रही है और ईओ साहब द्वारा हमें उसके बारे में कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। और जब कोर्ट कचहरी का मामला विचाराधीन चल रहा है तो हम कैसे अपने सिग्नेचर कर दें जब तक कि हमको उसके बारे में सही सिचुएशन नहीं बताई गई है। इसीलिए हमने उसे बोला है कि हम उसे पक्का कर देंगे, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, मगर पहले हमको सारे तथ्यों से जानकारी दे दीजिए, उसके बाद हम उसको आगे उठा लेंगे। देखिए, जैसा आज की बोर्ड ने बहुत सारे मुद्दों पे सहमति जताई। हमारे टोटल 37 यहाँ पे एजेंडे आए थे। 37 में से 2 एजेंडों पे बोर्ड ने कहा कि इसको पेंडिंग किया जाए, इस पे बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन बाकी 35 एजेंडों पे बोर्ड ने सहमति जताई है। और मॉल रोड पे हमारे जो दोनों गेट हैं वहाँ पे फास्ट ट्रैक लगाने की बात कही गई है कि ताकि जाम से निजात भी पा सकें और पालिका की आय में जो रोज़ सवाल। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां सर्दियों की शुरुआत के साथ ही देहरादून चिड़ियाघर में जानवरों की डाइट और देखभाल में बदलाव शुरू हो गया है। मौसम के अनुसार जानवरों को पौष्टिक और गर्म भोजन दिया जाएगा ताकि वो स्वस्थ और ऊर्जावान बने रहें। बाघ और तेंदुओं को सर्दियों में अब 12 किलो मांस दिया जाएगा। ये गर्मियों की तुलना में अधिक मात्रा है ताकि उनके शरीर को आवश्यक प्रोटीन और ऊर्जा मिल सके। सिर्फ खान पान ही नहीं बल्कि जानवरों के रहने की व्यवस्था में भी बदलाव किए जा रहे हैं। जमीन पर रहने वाले जानवरों के बाड़ों में पराल बिछाई जा रही है ताकि उन्हें ठंडी जमीन से बचाया जा सके। तो आपको बता दें, सर्दियों में चिड़ियाघर के जानवरों की विशेष देखभाल के लिए कई तरह की ड्यूटी लगाई गई है। जानवरों के डाइट और रहन सहन में बदलाव के लिए भी कई नियम बनाए गए हैं।
जी बिल्कुल, चूँकि विंटर्स आते हैं तो जो मेटाबॉलिक रेट्स वगैरह है शायद कुछ कॉम्प्रोमाइज़्ड हो जाती है, पर्टिकुलर रेप्टाइल्स में। तो साथ ही उसके अलावा जो अदर एनिमल्स हैं उनके लिए भी थोड़ा ठंड का तो मौसम मतलब बहुत फेवरेबल नहीं होता है। इस दौरान हम क्या करते हैं, जू के अंदर जो हमारी प्रोसेस है उसमें जो फीड उनको रेगुलर दे रहे होते हैं उसमें ऐड कर देते हैं। जो हमारी बर्ड्स हैं जो एग्स खाती हैं उनको बर्ड एग शुरू कर देते हैं, प्लस उनको प्रोटीन सब्सटेंसेस हम ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। उसका मोटिव सिर्फ इतना सा है कि जब एनर्जी बॉडी में पर्याप्त रहेगी तो ठंड का असर नहीं होगा उनके ऊपर। ये डाइट प्लान है। इसके साथ जो भी हमारे हर्बीवोर्स हैं जिसमें हमारी हिरन वगैरह हैं तो उनकी जो रेगुलर घास आती है हमारी, वो अभी पर वर्तमान में हमारी लगभग 6.5 क्विंटल आ रही थी, तो उसको अभी मैंने 3-4 दिन पहले ही उसको इंक्रीज करके 8.5 करीब कर दिया, मतलब 2 क्विंटल हमने प्लस कर दिया है। इसी तरह से जो कॉन्सेंट्रेट लगता है वो हमारा लगभग 1 क्विंटल पर डे जाता है सारे एनिमल्स को। तो जो रेगुलर जा रहा था दैट वाज अबाउट 80 केजी, तो उसमें भी हमने 20 किलो प्लस किया है ताकि वो सबके लिए एटलीस्ट 50 ग्राम्स टू 100 ग्राम्स प्लस हो जाए। हाँ, जैसे कि ये तो हर सीज़न का टाइम है, हर सीज़न में चेंज होता ही है। तो जैसे हमारे बड़े जानवर हैं, जैसे हिरन है, हमारे पास 4 प्रकार के हिरन हैं। एक स्पॉटेड डियर है, सांबर डियर है, घुरल है और मार्किंग डियर है। तो इनके लिए क्या है कि खाने में भी चेंज है और रहने के लिए हमने क्या है कि पराल होता है, जो घास पराल है, पराल मंगा के दी है और जो शेड बने हुए हैं उनके, उन शेडों में पराल डाल दी है। तो कुछ वो पराल भी खाते हैं और उसमें आराम से लेट जाते हैं। तो एक तो ठंड का वो है। दूसरा क्या है कि हमारा एक फीड आ रहा है, तो उसको डॉक्टर साहब ने एडवाइस किया था कि ये फीड मंगा लो। तो उसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि गुड़, आजकल सर्दियों में गुड़ और खल खल होती है, जो सोयाबीन की और उसकी होती है ना, लाई की खल होती है, उसको उसके फीड में मिला के देते हैं, जो कि उसकी बॉडी में गर्माहट रहे। रही बड़े जानवर तो ये हो गया। और जैसे टाइगर है और इनका तो हमारा जो रहने का वो जो उसका बाड़ा है, उसमें रोज़ हम नेचर का जो पानी है उसको बदलते हैं, क्योंकि अगर देर तक रुका रहेगा पानी तो वो ठंडा रहता है, और जो नया पानी डालते हैं हम तो ताज़ा रहता है, तो गर्म रहता है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। उत्तरकाशी के एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है, जहां वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार पूरे देश में आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है उन अनक्लेम्ड वित्तीय संपत्तियों को उनके वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचाना जो 10 वर्ष या उससे अधिक समय से निष्क्रिय हैं। उत्तरकाशी जिले में भी हजारों ऐसे खाते हैं जिनमें लगभग 10 करोड़ रुपए की राशि मौजूद है। इस संबंध में जिला कलेक्ट्रेट परिसर के ऑडिटोरियम में जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें, अनक्लेम्ड वित्तीय संपत्ति अभियान जो है वो शुरू किया गया है। आपकी पूंजी आपका अधिकार के तहत ये जागरूकता शिविर किया जाएगा। आपको बता दें, बैंक खातों के निष्क्रिय और धन का लाभार्थियों तक हस्तांतरित करने के लिए ये शुरू किया जा रहा है। ये अभी वित्त मंत्रालय के द्वारा चला गया है ये प्रोग्राम, और इसमें अनक्लेम्ड एसेट जो हैं पड़े हुए हैं लोगों के, जो लोगों की जानकारी में नहीं है, तो बैंकों में हैं और इंश्योरेंस पॉलिसी है या म्यूचुअल फंड है या शेयर मार्केट का है, तो जो ये अनक्लेम्ड जो फंड पड़े हुए हैं इसी के बारे में ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर 21 नवंबर 2025 को ये आयोजित किया जा रहा है। और यहाँ पर यहाँ अभी देखा जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके की पैसे हैं बैंकों में पड़े हुए लेकिन उनकी जानकारी में नहीं है। तो और इसमें अभी अगर देखा जाए तो हमारे पास जो भी डाटा आया है तो बैंकों में ही 10 करोड़ से ज़्यादा की राशि पड़ी हुई है, जिनका की जो अपरिचित खातों में पड़ी हुई है। करीब काफ़ी लंबे समय से इन खातों में कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है। तो ये लोगों को जागरूक करने के लिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है कि जिसमें लोग आएँ और अपने जो उनके पैसे हैं लोगों के खाते में पड़े, लोगों को बैंकों के खाते में पड़े हुए हैं या कहीं और भी हैं जो अनक्लेम्ड एसेट है, तो उसको वो वैधानिक कार्रवाई करते हुए अपने प्राप्त कर सकें। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां एमडीडीए के मुख्य अभियंता हरिचंद सिंह राणा पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर बहू की कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए मास्टर प्लान में नाले की जमीन पर ग्रुप हाउसिंग पास कर दी है। ड्राफ्टमैन की रिपोर्ट ने इस गड़बड़ी की पोल खोल दी है। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि मास्टर प्लान में नाले के लैंड यूज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, बावजूद इसके नक्शा 5वीं बार पास कर दिया गया है। बीते दिनों में देवभूमि कॉलेज पौधों में नाले के बीच फंसे कई 100 बच्चों की जिंदगी को खतरा हुआ था। इस घटना ने प्राधिकरण की पारदर्शिता और निर्णय प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर हरिद्वार से है, जहां आज अध्यात्म और संस्कृति का महाकुंभ सरीका नजारा देखने को मिला। आपको बता दें, विश्व सनातन महापीठ का भूमि पूजन समारोह विधिवत रूप से प्रारंभ हो गया है। देश विदेश से संत, महागुरु और कथावाचक इस ऐतिहासिक अवसर पर शामिल हुए हैं। बाबा हठ योगी जी महाराज के संरक्षण में हजारों श्रद्धालु ने इस पावन अवसर में भाग लिया। समारोह में प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज, धर्म रत्न देवकी नंदन ठाकुर और काशी, वृंदावन, पंजाब और विदेशों से आए महागुरु भी उपस्थित रहे। ये भूमि पूजन समारोह आने वाले समय में सनातन संस्कृति और वैदिक परंपराओं के संरक्षण का नया केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आपको बता दें, हरिद्वार में विश्व सनातन महापीठ का भूमि पूजन किया गया, जिसमें देश विदेश से संत और महागुरु पहुंचे हुए थे। सनातन संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा का ये महाकुंभ देखने को मिला। पहली बात, आप सबको चाहिए कि आप अपने बच्चों को सनातनी बनाएं। सिर्फ उन्हें सनातन का उपदेश न दें, उन्हें सनातनी बनाएं। अगर आपके इंग्लिश मीडियम स्कूल में आपके बच्चों को कोई तिलक नहीं लगाने देता है, तो माँ बाप को जाके जवाब मांगना चाहिए कि मेरी हिम्मत कैसे है जो मेरे बच्चे को तिलक नहीं लगाने देगा, क्योंकि संवैधानिक अधिकार है। मैं तिलक लगा सकता हूँ, मैं कलावा मान सकता हूँ, मैं सिखा सकता हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता। दिस इज माय फंडामेंटल राइट। कोई मेरे बच्चों को रोक नहीं सकता। रोकेगा कोई? इंग्लिश मीडियम स्कूल में रोकते हैं, आपको जाके जवाब मांगना चाहिए। दूसरा, मैंने और तमाम साधु संतों ने पूज्य महाराज भी थे वहां, एक बार सनातन बोर्ड की मांग की थी जो काउंटी में चल रही है। किस किस को मालूम है सनातन बोर्ड की बात की थी हमने? किस किस को मालूम है? आप उठा के बताइए। जब मेरे आजाद देश में वक्फ हो सकता है, तो आजाद देश में सनातन देव क्यों नहीं हो सकता? इस बात का जवाब देना चाहिए। हमारे 2 लाख से ज्यादा मंदिर सरकार के अंडर में है। 2 लाख करोड़ प्लस पैसा हर साल आता है। अगर वो पैसा सनातनियों की सेवा में लग जाए, मॉडर्न गुरुकुल बन जाए, अनेक गौशालाएं बन जाए, हॉस्पिटल उन लोगों के लिए बन जाए जो प्राइवेट में जाके इलाज नहीं कर सकते और जो धन के अभाव में अपना धन परिवर्तन कर देते हैं, अगर वो सेवा, वो धन उनकी सेवा में लगा दिया जाए, तो बताइए सनातन आगे बढ़ेगा कि पीछे हटेगा? आगे बढ़ेगा। जोर से बोलिए, आगे बढ़ेगा कि पीछे हटेगा? आगे बढ़ेगा। तो सनातन बोर्ड बने, मंदिर सरकार से मुक्त हो, गौशालाएं सुरक्षित हो। इसकी जरूरत है कि सनातन महापीठ जल्दी से जल्दी बने और जल्दी बनकर आने वाली पीढ़ी को। अब रुक करते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड में दिसंबर 2025 से बाहरी राज्यों के वाहन पर ग्रीन सेस लागू होगा। राज्य सरकार ने फैसला किया है कि दूसरे राज्यों से प्रवेश करने वाले सभी प्रकार के वाहनों को राज्य सीमा में एंट्री टैक्स के रूप में ये सेस देना होगा। सूचना के अनुसार ग्रीन सेस की वसूली पूरी तरह ऑटोमेटिक होगी और वाहनों के फास्ट टैग से पैसे स्वतः कट जाएंगे। इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए पूरे प्रदेश में 40 से अधिक ANPR कैमरे लगाए गए हैं। मुख्य एंट्री गेट पावंटा साहिब हिमाचल सीमा पर है, जबकि अन्य कैमरे उत्तर प्रदेश सीमा के विभिन्न स्थानों पर लगाए गए हैं। तो दिसंबर माह से उत्तराखंड में ग्रीन सेस लागू हो जाएगा। परिवहन विभाग द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। हमारे मुख्यालय के स्तर से
जितने भी ANPR कैमरास जो हैं वो स्थापित करवा दिए गए हैं। ये पूरे स्टेट में हमारे लगभग 40 से ऊपर की संख्या में कैमरे हैं। जो भी बाहर से आने वाली गाड़ियाँ होंगी इसमें, उनसे ये एंट्री सेस लिया जाएगा और ये प्रतिदिन 24 घंटे के लिए ही वैलिड होगा। अगर वो गाड़ी दोबारा स्टेट के अंदर एंटर करती है तो उसको दोबारा टैक्स ये जो है ग्रीन सेस देना पड़ेगा। और डिपार्टमेंट द्वारा तैयारी पूरी कर ली गई है। फास्टैग के माध्यम से ये ग्रीन सेस लिया जाएगा और दिसंबर माह में पूरी ऐसी कोशिश है कि ये चालू कर दिया जाए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर मंगलौर से है, जहां संत समाज ने हिंदू जागो यात्रा एक बार फिर से शुरू कर दी है। ये यात्रा हरिद्वार से शुरू होकर देश के कई हिस्सों में भ्रमण करेगी। इस अभियान के तहत हिंदू जागो घर बेटी अस्तित्व बचाओ संदेश को लेकर संत समाज युवाओं और समाज को जागरूक कर रहे हैं। यात्रा के दौरान दहियाकी शिव मंदिर में महंत राम स्वरूपानंद गिरी ने कहा कि देश भर कब्जा करने के लिए कुछ समूह जनसंख्या विस्फोट का सहारा ले रहे हैं। वहीं हिंदुओं को भी अपनी संख्या बढ़ाकर भारत की रक्षा करनी चाहिए। यात्रा में शामिल यति परमात्मा नंद गिरी ने कहा कि यदि हिंदू समाज को अपना अस्तित्व बचाना है तो प्रत्येक परिवार कम से कम 5 संतानें पैदा करने पर ध्यान दे। प्रत्येक हिंदू युवा कम से कम 5 बच्चे पैदा करे। प्रत्येक हिंदू युवा कम से कम 5 बच्चे पैदा करे। प्रत्येक हिंदू युवा कम से कम 5 बच्चे पैदा करे और उनकी सुरक्षा के लिए शस्त्रों की भी व्यवस्था करे। कोई भी सरकार हो, सारी सरकारें संविधान से और लोकतंत्र से बंधी हुई होती हैं। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। ये कार्य ऐसा है जो स्वयं हिंदू समाज को करना पड़ेगा। इस कार्य को सरकार नहीं कर सकती। तो मैं सरकार को इसका दोषी नहीं मानता, क्योंकि ये जो पूरी कमियां हमारे हिंदू समाज की है। जब 2 बच्चों का नियम नहीं कह सकता हूँ, जब ये 2 बच्चों का ये नेगेटिव चलाया था तो उस समय सरकार ने कहा था कि भैया 2 बच्चे पैदा करो, बच्चे 2 ही अच्छे। लेकिन दूसरे संप्रदाय ने तो नहीं माना, हिंदू नहीं माना ना। तो उसी प्रकार से इस तरह का एक नेगेटिव हमें चलाना पड़ेगा कि अब हिंदू 5 बच्चे पैदा करें। देखिए, चुनाव लड़े या ना लड़े, चुनाव तो तब लड़ेंगे जब जीवित रहेंगे। जी महामंडलेश्वर यति नरसिंहगिरी महाराज जी, जो दासना देवी मंदिर के जो है पीठाधीश्वर हैं, उन्होंने हमारे जो है गुरु भाई को यति परमात्मानंद गिरी जी को एक यात्रा जो है करने के लिए जो है जिम्मेदारी दी है। वो यात्रा है हिंदू जागो घर बेटी अस्तित्व बचाओ यात्रा। हिंदू जागो घर बेटी बचाओ अस्तित्व यात्रा। ये यात्रा इसलिए है कि आज उन सब की, मैं खुले शब्दों में अगर कहूं तो बार बार यही होता है कि ये साधु संत जो है कहीं ना कहीं जो है हिंदू मुसलमान करते हैं, लेकिन आज उनकी जनसंख्या इतनी है कि वो अपनी जनसंख्या के बल पर अपना प्रधानमंत्री बना लेंगे और बहुत जल्द बना लेंगे। यहां तक कि हमारे परम पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर किसी ईश्वरीय कृपा से अगर 2029 बचा तो 2034 में तो भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान हो ही जाएगा। इसलिए हम ये नहीं कहते, जीने का अधिकार जितना उनका है उतना ही जीने का अधिकार हमारा भी है, हम सबका भी है। लेकिन जो मानवता के शत्रु हैं ये सारी दुनिया जानती है। इसलिए मेरा सिर्फ अपने सनातनी हिंदुओं का, जो मानवतावादी हैं, उनको सुरक्षित रहने का अधिकार है। और अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां शादी के सीजन को देखते हुए यातायात के दबाव वाले मार्गों पर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। आपको बता दें, एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि आईएसबीटी कारगी चौक, हरिद्वार बाईपास रोड और सपना पुल से जोगीवाला तक मार्ग में वेंडिंग पॉइंट, होटल, फार्म हाउस होने के कारण यातायात दबाव बढ़ जाता है और इसी को ध्यान में रखते हुए भारी वाहनों का प्रवेश दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। डीजी महोदय की एक बैठक भी थी और जिसमें ट्रैफिक को लेकर काफ़ी सारे दिशा निर्देश दिए गए। तो देखा गया कि चूँकि अभी ये हमारा शादी का सीजन शुरू हो जाएगा और बहुत सारे ऐसे हमारे वेडिंग पॉइंट्स हैं जो ऑन रोड ही हैं और ऑन रोड होने के कारण जो है आप जन को भी असुविधा होती है और जो शादी ब्याह में जो भीड़ आती है उसको भी असुविधा होती है। इसको देखते हुए 2 से रात्रि 9 बजे तक का एक रखा गया है कि जो हैवी ट्रैफिक जो हमारे बाईपास पर है या जो है हाईवेज़ पर है उनको अलग अलग स्थानों पर रोका जाएगा, जिससे कि शहर में या शादियों के समय जो दिक्कतें रहती हैं, एक्सीडेंट होने का चांस रहता है, उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं।
अब रुक करते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड प्रदेश सरकार कमेटी ने राज्य के 12 जिलों और 15 शहरों के जिला और महानगर अध्यक्षों की नई सूची जारी की है। ये संगठन को मजबूत करने और आगामी राजनीतिक रणनीति के तहत किया गया है। सूची जारी होते ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और किच्चा विधायक तिलक राज बेहड़ ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उधम सिंह नगर जिले में बदलाव को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया और मीडिया में नाराजगी जताई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि ये बदलाव संगठन सृजन अभियान का हिस्सा है और नए चेहरों को मौका दिया गया है। उन्होंने बताया कि तिलक राज बेहड़ से बातचीत की जाएगी। वहीं बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कांग्रेस की बगावत पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी में आंतरिक मतभेद जाहिर है। नहीं, पहले तो मैं उनकी नई टीम को बहुत बधाई दूंगा कि वो देर आए दुरुस्त आए, अपनी टीम गठित कर पाए। अब ये विद्रोह के स्वर तो वहाँ उठने ही थे। अगर ऐसी संभावनाएं नहीं होती तो इतने लंबे समय से उनका अपना संगठनात्मक जो संरचना है वो बाधित चल रही थी। तो जो हो रहा है वो बड़ा स्वाभाविक सा है, या हम ये कह सकते हैं कि वो अस्वाभाविक नहीं है। देखिए जी, तिलक राज बेहड़ जी हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठतम नेता हैं। उन्होंने कोई बात कही है तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय नेतृत्व उसका संज्ञान लेने का काम करेगा। लेकिन उनके बेटे ने तो पार्टी छोड़ दी। नहीं, देखो होता है, कई बार आदमी गुस्से में कदम उठा लेता है। उनका बेटा हमारा बेटा है, हम बैठेंगे उनसे बात करेंगे। जिला गर्द में जा रहा है। मैं यहाँ जब आया कांग्रेस में, मैंने कितनी मेहनत की कांग्रेस में आके, दिन रात, और आज भी कर रहा हूं। अब लोगों को पता नहीं क्या पार्टी को हो गया है। पार्टी का फैसला मेरे तो खुद गले नहीं उतर रहा। मैं तो जिलाध्यक्ष उसको कभी स्वीकार कर ही नहीं सकता जिंदगी में, किसी सूरत में भी नहीं उनको स्वीकार कर सकता। कारण ये, जिस व्यक्ति का पॉलिटिकल कैरेक्टर सिर्फ एसी ऑफिस से चलता हो, कभी कोई किसी के खिलाफ बोलना नहीं, लड़ना नहीं। आज जितने मामले हुए आज तक पुलिस प्रशासन से अकेला लड़ता हूं। राजकौर ठकराल बीजेपी से विधायक रहा, वो मुझे 1000 रोज गाली देता था, अकेला फेस करता था। एक दिन उन्होंने उसके खिलाफ बयान नहीं दिया। एक दिन भाजपा के खिलाफ कभी हमलावर नहीं हुए। उनके जिलाध्यक्ष हमारी पार्टी के ऊपर हमला करते हैं, इन्होंने कभी हमले नहीं किए बीजेपी पे। कोई लेना देना नहीं, बैठा रखा। अभी ताजा चुनाव आप देख लीजिए, उपेंद्र चौधरी लड़े बीजेपी से, खुल के लड़ाया, 20 लाख रुपए इन लोगों ने बांटा। मेरे पास प्रूफ है। तो बेटा जी क्या वजह माना जाएगी? मैंने कंप्लेंट की पार्टी को, और इनकी टीम ने, और इनका जिला संगठन मंत्री, इनके लोग खुलेआम घूम रहे थे, गांव गांव घूमे। हमारे मलसी, सैंजनी, कहां नहीं मिला, कहां तोड़फोड़ नहीं की, पैसा नहीं दिया, तो हम जीत गए चुनाव। और ये पुरानी दोस्तियां निभाते हैं। पार्टी में दोस्ती थोड़ी चलती है भाई, दोस्ती सुख दुख में चलती है। और आज उसी को इनाम दिया जा रहा है खुलेआम। आखिर कौन है इनका आका? तो फिलहाल इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।